वेलकम टू मैथ्सरा मैथ्स के। आज स्टार्ट करते हैं पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, रोहन के विद्यालय में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ए ऑप्शन, शिक्षार्थी के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराएं। बी ऑप्शन, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। सी ऑप्शन, अभिभावकों को संतुष्ट करना। और डी, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो यहाँ पर रोहन के विद्यालय में अगर एक प्रदर्शनी का आयोजन होगा तो वहाँ पर एक उद्देश्य जरूर होगा। तो इसके लिए विद्यार्थियों में सृजनात्मक माध्यम उत्पन्न होगा। तो हम शिक्षार्थियों को सृजनात्मक माध्यम यानी सोचने की, समझने की और उसी चीज़ को आगे प्रयोग करने के लिए एक माध्यम उपलब्ध कराएंगे, तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांसा के विषय में सही कथन चुनिए। कांसा तांबा तथा जस्ता जिंक की मिश्र धातु है। कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। कांसा एक तत्व है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक सही है। अब आपके लिए है कि आप बताइए क्या होगा यहाँ पर। तो अगर एक कांसा की बात करेंगे तो कांसा हम 2 धातुओं के मिश्रण को बोलते हैं। तो यहाँ पर तांबा और टिन की मिश्र धातु होगी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के प्रयोग करने में मृदा क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है या उपजाऊ बन जाती है। तो अगर आप किसी भी फसल को बार बार उगाएंगे तो वहाँ पर बहुत से रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है। अब अगर कई रसायन का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर केंचुए मर जाते हैं और जिसकी वजह से वो उपजाऊ ना होकर बंजर हो जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? ए ऑक्सीजन और ओजोन, बी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, और फोर्थ ऑर्गन तथा ओजोन। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? 99% की भाग बात कर रहे हैं और वायुमंडल में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि ऑक्सीजन 21% होती है, मीन्स 21%, और नाइट्रोजन 78% यानी 78% पाई जाती है। तो इस तरीके से वो 99% हो जाता है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, बच्चों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर हो सकता है आपका वो हो सकता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, क्योंकि अगर आप छात्रों को लेके जाएंगे कहीं पे घुमाने के लिए तो उससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य समाजीकरण रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो कार्य समाजीकरण में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उसमें जल अधिक होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, मिट्टी कठोर होती है। तो इसमें क्या हो सकता है? तो देखिए, कार्य समाजीकरण की भावना से शुष्क मिट्टी की विशेषता बतानी है आपको। तो उसमें जल जो होगा वो अधिक होगा, ये नहीं हो सकता, लेकिन मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, ये हो सकता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शुष्क मिट्टी की विशेषता वही सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना भी नहीं सीखा है जानने के लिए
शिक्षार्थियों को प्रगति निरंतर बनाए रखने के लिए निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय न होना। और डी, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो क्या होगा? देखो, सतत और व्यापक मूल्यांकन की अगर बात करेंगे तो बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है कि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से ही जो है शिक्षार्थियों में परीक्षा का जो है डर वो नहीं रहता है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि अगर सतत और व्यापक मूल्यांकन होता रहेगा तो उनमें डर जो होता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, ताकि वो अच्छे से बिना भय के ये पेपर दे पाएँ। आगे क्या है? चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर, चरना और रोग फैलाकर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही क्या होगा? देखो, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा चुनकर चरते हैं। देखो, जब भी वो चरते हैं तो अपने अनुसार जो अगर वो घास खाते हैं तो घास के ही हरी हरी चीज़ों को ही वो खाते हैं, तो इसे हम कहते हैं चुनना। वो चुन कर ही खाते हैं। तो यहाँ पे जो बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्वास्थ्य अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन ई, कैल्शियम और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका वो स्वस्थ हड्डी की अगर बात करेंगे, यानी स्वस्थ अस्थि मतलब हड्डी की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनके लिए क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम तो ज़रूरी ही होता है, साथ में विटामिन डी भी ज़रूरी होता है। तो इस वजह से जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो बताइए, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर और शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो यहाँ पे जो सटीक आंसर हो जाएगा वो क्या हो सकता है आपका? देखो, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण खेल विधि आधारित की जाती है, अगर खेल विधि है तो ये एक शिक्षण विधि है, क्योंकि खेल खेल के माध्यम से भी उनको सिखाया जाता है। तो यह एक क्या हो जाएगी? शिक्षण विधि हो जाएगी। तो यह एक शिक्षण विधि का सिद्धांत होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? ए समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो बताइए क्या सही हो सकता है यहाँ पर? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होगी वो होती है क्षोभ मंडल, ठीक है। इसके बाद सबसे बाह्य मंडल होता है सबसे लास्ट वाली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो क्षोभ मंडल है वो सबसे निचली परत मानी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? स्कर्वी, रतौंधी और थकान बेरी। बताइए, 4 ऑप्शन है, तो क्या सही हो सकता है इसमें से? विटामिन सी की अगर बात करते हैं तो विटामिन सी की कमी को दूर करना है तो वहाँ पर क्या होता है, खट्टा हम खाते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पे रोग का नाम बताना है, यानी बीमारी का नाम बताना है, तो आपको विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ये लगभग सभी जानते होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, निम्न पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? अब उल्लू, कौवा, कोयल और मैना। तो यहाँ पर जो उल्लू होता है वो आप लोगों को पता होगा कि अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे भी घुमा सकता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ने के बाद शीतल कक्षा के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के घूमने का आयोजन करती है। यह शिक्षार्थियों के लिए मदद करेगा। अच्छा, एक ऑप्शन भी है यहाँ पर कि दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव। बी, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। सी, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशील करने में। और डी, जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास में।
तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो कौन सा सही हो सकता है, सबसे सटीक बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे सटीक आपको बताना रहता है। बी पॉजिटिव थिंकिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा आपका वो हो जाएगा बी, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। तो देखो यहाँ पे जीव जंतु पर आधारित पाठ को अगर पढ़ाया जा रहा है तो उसके बाद शीतल अपने कक्षा कक्षियों में कक्षा के शिक्षार्थियों के साथ घूमने के लिए चिड़ियाघर में जाती है, घूमने का आयोजन करती है। तो इसका मतलब वहाँ देखने जाती है कि जो है वास्तविक जीवन उनका क्या है सीखने, तो वास्तविक जीवन से वो सीखना चाहती है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक कला आकलन का समुचित कार्य नहीं है? दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। बी, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्ह वाले आरेख बनाना। जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। और लास्ट है, पर्यावरण में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। तो देखो यहाँ जो पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है समुचित कार्य नहीं है रूपात्मक आकलन का। तो बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर? तो जो सबसे अच्छा हो सकता है यहाँ पर, देखो ए हमारा पॉजिटिव आंसर दिया गया है, बी भी पॉजिटिव है और सी नहीं पॉजिटिव है। सी बोल रहा है कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, तो ये गलत होगा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ये कार्य नहीं बोल रहा है। इस यहाँ नहीं अगर नहीं लगा होता तो हम कोई भी ऑप्शन चूज सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा वर्ड लगा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। सॉरी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न समूह में उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। सेंक कर, उबाल कर, बेल कर, तल कर, भिगो कर, भून कर, सेंक कर, तल कर, भून कर और उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या सही हो सकता है, पूरी तरीके से बताइएगा। देखो कोई भी खाना हम पका रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो यही है कि वहाँ पर हम सेंक कर, तल कर और भून कर, ये जो सी ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल सही हो सकता है। देखिए कैसे, अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो सबसे पहले उसको सेकेंगे, फिर उसके बाद उसको तल सकते हैं, फिर उसको भून सकते हैं। तो खाना पकाने में ये जो तरीके हैं ये सबसे सटीक हैं। तो इस तरीके से जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आयोग ने इसे ही माना है। आगे क्या है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। 17 क्वेश्चन है आपका। तो तरुण भारत की संघ नामक समूह की बात कर रहा है, किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, जो स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने में, और डी, पुरानी झील निर्मित करने में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मेरे ख्याल से डी हो जाएगा, क्योंकि पुरानी झील निर्मित कराने में जो है हम तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ये एक तरीके का ऐसा समूह है जिसमें जो है पुरानी झील को दोबारा जो है निर्मित कराने का एक अभियान चलाया गया था, तो उसका नाम रखा गया था तरुण भारत संघ नामक समूह। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, और डी ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, हैजा। तो यहाँ पे मच्छरों से जो फैलता है उनका रोग का एक समूह बताना है। तो डेंगू हो सकता है, मलेरिया हाँ ये भी हो सकता है, और चिकनगुनिया ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो पूरी तरीके से सही है। तो
यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। ओके। नेक्स्ट, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। यह बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से कौन सा नियम का पालन करता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या हो सकता है। देखिए, ऑप्शन में भी दिया गया है समावेशी शिक्षा, समवयस्क शिक्षा, और सी प्रतिपूरक अधिगम, और डी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? तो अगर एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे की आवश्यकता वाले हैं मतलब जिनमें कोई प्रॉब्लम है, और कुछ बच्चे शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग हैं, तो उनके बच्चों को उसी कक्षा में एक साथ पढ़ाते हैं। तो एक साथ अगर पढ़ाते हैं तो इसका मतलब सामान्य है, ये जो है NCF 2009 का यानी 2009 का एक नियम है, तो उस पर समावेशी शिक्षा पर आधारित है। तो ये जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बिल्कुल सही, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। नेक्स्ट है, सरिता की शिक्षिका उससे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, सामूहिक परियोजना आदि। उसके शिक्षिका सीखने के लिए किस आयाम का अनुगमन कर रही है? ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, सरिता की शिक्षिका उसे सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है और समूह चर्चा बताती है, सामूहिक परियोजना के बारे में बताती है। तो इन सभी चीज़ों को बताती है। तो शिक्षिका सीखने के लिए ये किस आयाम का अनुगमन कर रही है, या सिखाने के लिए कौन सा आयाम का अनुगमन कर रही है यहाँ पे? तो पहला ऑप्शन है भाषा निर्देशित सीखना, बी प्रतियोगिता आधारित सीखना, और सी सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, और डी मनोरंजन के द्वारा सीखना। तो यहाँ पर जो बहुत ही सबसे ज़्यादा, अगर समूह चर्चा की बात करेंगे, सामूहिक परियोजना की बात करेंगे, तो यहाँ पे सामाजिक गतिविधि के रूप में सीख रही है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ के उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है तो 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, और 10 बिंदुओं पर, और 4 बिंदुओं पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका। और ऐसे ही आगे भी बहुत सारे सेट्स या क्वेश्चन सेट आएंगे, तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे तो आपके पास वीडियो हमारा पहुंचेगा। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।